Our next topic is derangement. Derangement is the special case of inclusion exclusion principle. जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, उसी का एक स्पेशल केस है डीरेंजमेंट। और डीरेंजमेंट का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? तो डीरेंजमेंट इज द परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सच ए वे दैट नो टू ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसने ऐसा बोला कि सपोज अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, और इसका ओरिजिनल पोजीशन 1 का ये है 1 एंड इसका ओरिजिनल पोजीशन है ये रहने का सपोज। तो इसने बोला कि इस तरीके से इन दोनों को अरेंज करो ताकि ये दोनों दोनों में से कोई भी अपने पोजीशन पे ना जाए। तो दो ऑब्जेक्ट में तो बहुत ही सिंपल है, कैसे? तो O2 को भेज दो O1 के प्लेस पे, O1 को भेज दो O2 के प्लेस पे। ये जो अरेंजमेंट आएगा इसमें क्या होगा? O1 अपने प्लेस पे नहीं रहेगा, O2 अपने प्लेस पे नहीं रहेगा। लेकिन अगर सपोज अपने पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, एंड तीनों के जो प्लेस हैं ये है 1 2 3। ओके, अब बोला गया इस तरीके से डिरेंज करो ताकि कोई भी अपने प्लेस पे ना जाए। तो अपने प्लेस पे ना जाए मतलब O1 1 में नहीं होना चाहिए, O2 2 में नहीं होना चाहिए, O3 3 में नहीं होना चाहिए। ओके, तो डीरेंजमेंट कैसे होगा? तो मैंने बोला डीरेंजमेंट ऐसे हो सकता है कि O1 कैन गो इनटू O2। अब ये मत बोल देना कि O2 O1 में आ जाए, क्यों? क्योंकि अगर O2 O1 में आ गया तो O3 को किधर जाना पड़ेगा? इधर। लेकिन डीरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे ना हो, नॉट ए सिंगल ऑब्जेक्ट। ओके, इसका मतलब हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। कैसे सोचा? तो ये हो सकता है कि O1 चले जाए O2 के पास, अच्छा O2 चले जाए O3 के पास, एंड O3 चले आए इधर, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? O1 चले जाए 3 वाले बॉक्स में, O2 चले जाए 1 वाले बॉक्स में, एंड O3 चले जाए 2 वाले बॉक्स में। और एक और मैंने क्या बताया अभी कि O1 चले जाए सेकंड वाले बॉक्स में, O2 चला जाए थर्ड वाले में, एंड O3 चले जाए फर्स्ट वाले में। अब देखना, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मतलब तीन ऑब्जेक्ट को इस तरीके से अरेंज करो ताकि कोई भी अपने प्लेस पे ना आए, तो बस ये पॉसिबिलिटी है। तो डीरेंजमेंट का बेसिक मीनिंग हमें समझ में आ गया कि डीरेंजमेंट इज दी permutation of objects in such a way that no two object, that is not a single object, is placed at its original position। अगर सपोज अपने पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, O1 O2 O3 O4 ON, और सबके बॉक्स अलग अलग है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स n। तो इस तरीके से इनको अरेंज करना है ताकि कोई भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में ना जाए, कुछ स्टेप से रैंडम जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा चले। इसको कहते हैं डीरेंजमेंट, ठीक है, सिंपल है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? डीरेंजमेंट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, डीरेंजमेंट का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? तो मैंने बोला डीरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज DN। डीरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स को हमने नाम दिया DN का। मतलब सपोज किसी ने अगर D1 बोला, इसका मतलब कितने ऑब्जेक्ट का डीरेंजमेंट करना है? ओनली 1। अगर किसी ने D2 बोला, इसका मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स का डीरेंजमेंट करना है? 2। अगर D3 बोला तो कितने ऑब्जेक्ट का डीरेंजमेंट करना है? 3। तो DN बोला तो कितने ऑब्जेक्ट का डीरेंजमेंट करना है? N ऑब्जेक्ट्स के। ओके, N ऑब्जेक्ट्स का डीरेंजमेंट करना है। अभी तुरंत हमने बोला कि इस तरीके से मेरे पास O1 O2 ON N ऑब्जेक्ट्स हैं और सबके अपने अपने प्लेस हैं 1 2 3 4 5 N। तो मुझे इतना तो पता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन कितना होने वाला है? तो मैं बोलूँगा n फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स हैं, n प्लेसेस हैं, अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल। ओके, लेकिन अब अगर मैं इस तरीके से कंडीशन लूँ O1 अपने प्लेस पे नहीं गया तो बाकी ऐसे वैसे, तब तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। इसीलिए हमने इसको इस फॉर्मूले से डिराइव किया कि DN, इसको बाइजेक्शन रूल भी बोल सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट। मैंने बोला टोटल परमुटेशन मुझे पता है कि कितने तरीके से टोटल ऑब्जेक्ट को परम्यूट किया जा सकता है, उसमें कौन सा केस माइनस कर दो?
कौन सा केस माइनस होना चाहिए ये पहले सोचो। तो मैं बोलूँगा डीअरेंजमेंट का सीधा मीनिंग ये होता है कि एक भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे ना जाए। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा ये होगा, सोचो कॉम्प्लीमेंट, कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे चले जाए। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। डीअरेंजमेंट का मतलब होता है एक भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे ना जाए। एक भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे ना जाए। अगर कम से कम एक भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे चले गया तो डीअरेंजमेंट का ये उल्टा हो गया कि नहीं? बोलेंगे हाँ। तो मैं वही करूँगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकालूंगा, उसमें से वो वाला केस माइनस कर दूंगा जिसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे चला गया होगा। ओके, इसको निकालने के लिए मैं एक सेट डिफाइन करूँगा। सेट थ्योरी से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैंने एक सेट डिफाइन किया, सपोज ए आई का मतलब होगा व्हेन ए आई सेट ऑफ एलिमेंट्स when ith एलिमेंट या ith एलिमेंट goes into its ओरिजिनल पोजीशन। ओके, इसको डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ कि सपोज किसी ने बोला ए वन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट अपने प्लेस पे चले गया। किसी ने बोला ए टू का मतलब होगा सेकेंड एलिमेंट अपने प्लेस पे चले गया। ए3 बोला तो ए3 मतलब थर्ड एलिमेंट अपने पास चले गया। तो सोचो, और ए5 बोला तो फिफ्थ एलिमेंट अपने सेट में चले गया और अपने प्लेस पे चले गया। तो सोचो हमारा ये वाला जो केस है, नो नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ ए1 यूनियन ए2 यूनियन ए3 यूनियन ए4 यूनियन ए5 डॉट 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 यूनियन ए एन। अच्छा, ये वाला चीज़ है। और इधर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन तो हमें अभी पता है, नंबर एन फैक्टोरियल। अभी ये वाला चीज़ है, इसको निकालने हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। कैसे? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। तो मैंने बोला दिस कैन बी रिटन एज एन फैक्टोरियल माइनस एन ऑफ ए1 यूनियन ए2 यूनियन ये क्या होता है? तो समेसन एन ऑफ ए1 माइनस समेसन दो का इंटरसेक्शन प्लस समेसन तीन का इंटरसेक्शन प्लस हो चुका है माइनस समेसन चार का इंटरसेक्शन ए1 ए4। ऐसे करके चलता जाएगा। और लास्ट वाले को कैसे लिखा जाएगा? लास्ट वाले को लिखेंगे समेसन एन सबका इंटरसेक्शन ए एन, लेकिन आगे में साइन क्या आएगा? प्लस या माइनस? ये डिपेंड किस पे करता है? एन पे। अगर एन का वैल्यू 1 होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट का पेयर बन रहा है तो प्लस, दो ऑब्जेक्ट का पेयर बन रहा है तो माइनस, तीन ऑब्जेक्ट का पेयर बन रहा है तो प्लस, चार ऑब्जेक्ट्स का पेयर बन रहा है तो माइनस। ओके, यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट्स का पेयर बन रहा है तो मैंने इसे बोल सकता हूँ क्या कि -1 टू द पावर n-1। क्योंकि देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि इवन नंबर पे ये क्या हो रहा है? नेगेटिव। तो 2 रखोगे एन का वैल्यू तो अपने आप नेगेटिव, 3 रखोगे एन का वैल्यू पॉजिटिव, 4 रखोगे एन का वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ गया। ये तो लिखना आसान था। अब इसका वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो मैंने बोला इसको दिस इज़ एन फैक्टोरियल माइनस एन ए1 वाले समेसन के बारे में सोचो। एन ए1 वाले समेसन का मतलब क्या है, पहले ये समझना है। एन ए1 वाले समेसन का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे चला गया। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे चला गया। अपने पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे? एन ऑब्जेक्ट्स थे। एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे गया, तो कौन गया? तो मैं बोलूँगा NC1 से सेलेक्ट किया, NC1 से एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और उसको कहाँ भेज दिया? अपने प्लेस पे। बाकी जो बचे n-1 उनको क्या किया? रैंडम अरेंजमेंट कर दिया उनका। रैंडम अरेंजमेंट कैसे होगा? n-1 का फैक्टोरियल। ओके, यहाँ से नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट स्टेप समझो। इस दो का मतलब क्या होता है? दो का मतलब ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे चले गए। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट अगर अपने प्लेस पे चले गए, मतलब कौन से दो गए तो वो हमें चूज़ करना है।
NC2। NC2 से मैंने चूज़ किया कि ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैं इसके प्लेस पे भेज दूंगा। ओके, बचेंगे कितने? n-2। n-2 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग? तो बोलेंगे n-2 का फैक्टोरियल प्लस ये 3 वाले का क्या हो जाएगा? NC3 n-3 का फैक्टोरियल माइनस NC4 n-4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस -1 टू द पावर n-1, आगे आएगा NCn0 का फैक्टोरियल। ओके, अब इसको ध्यान से देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो दिस कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल माइनस NC1 कैन बी रिटन एज n इंटू n-1 फैक्टोरियल, NC2 कैन बी रिटन एज n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इधर है अलग से मेरे पास n-2 फैक्टोरियल। ओके, प्लस NC3 कैन बी रिटन एज n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इधर से अलग से मेरे पास है n-3 फैक्टोरियल। ऐसे ही माइनस, ये सब चलता जाएगा माइनस प्लस। तो अब हमें दिख रहा होगा कुछ, ये लिखा हुआ है प्लस -1 टू द पावर n-1, NCn कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ओके, नाउ अगर ब्रैकेट ओपन किया जाए तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल माइनस ये n इंटू n-1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? दिस इज अगेन n फैक्टोरियल माइनस ये n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल का मतलब दिस इज अगेन n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस ये अगेन क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो हमें दिख रहा है अगला आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही प्लस माइनस चलता जाएगा, लास्ट वाला आएगा -1 टू द पावर n-1 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ओके, अभी हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस माइनस ये लास्ट वाला -1 टू द पावर n-1 को आगे एक और माइनस लगा दिया तो दिस कैन बी रिटन एज -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, सारे टर्म्स में n फैक्टोरियल कॉमन, n फैक्टोरियल सारे टर्म्स में अगर कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1, इसको लिख दिया, माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस टाइप से चलता जाएगा, प्लस -1 टू द पावर n इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, तो ये जो फार्मूला आया प्यारा सा, ये है डीअरेंजमेंट का फार्मूला, और इसको हमें याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डीअरेंजमेंट का फार्मूला आया क्या? n फैक्टोरियल, अगर n ऑब्जेक्ट्स को डीअरेंज करना है तो dn विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट में होल ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसा चलता जाएगा -1 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल तक। ओके, ये तो फार्मूला आया। इस फार्मूले पे बेस्ड हम लोग कुछ वैल्यू याद रख सकते हैं, अगर याद रखना है। सपोज हमें d1 निकालना है, d1 कैसे निकालेंगे? तो n का वैल्यू कितना होगा? 1 फैक्टोरियल माइनस इधर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल ही, तो दिस इज अगेन 0। अच्छा, d2 का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा? तो मैं बोलूँगा 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल तक जाएंगे। अब हमें दिख रहा है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा खुद में, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल आने वाला है 1। सिमिलरली d3 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, d4 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं d3 का वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ, d3 का वैल्यू आने वाला है 3 फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाता है। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज़ 3 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज़ 1, तो 3 माइनस 1 2। ओके, d3 का वैल्यू कितना आएगा? 2। इसी तरीके से हम लोग d4 का वैल्यू निकाल सकते हैं, d5 का, सबका। तो हम लोग कुछ स्पेशल वैल्यू याद रख सकते हैं। d1 का वैल्यू इज़ 0, d2 का वैल्यू इज़ 1,
D3 का वैल्यू इज़ 2, D4 का वैल्यू इज़ 9, D5 का वैल्यू इज़ 44, D6 का वैल्यू इज़ 265। और बहुत लोगों को लग रहा होगा ये याद क्यों करना, अगर फार्मूला याद है तो अच्छी बात है। अगर तुम्हें फार्मूला याद है तुम हर जगह क्या कर सकते हो, फार्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। सो dn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, इस टाइप से। ओके, बहुत लोग क्वेश्चन में दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा क्या कि ये जो हमने प्रूफ किया, क्या प्रूफ इम्पॉर्टेंट है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम प्रूफ याद नहीं भी रखते हो, सिर्फ फार्मूला याद रखा डीरेंजमेंट का, तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन डीरेंजमेंट का हमें फार्मूला याद तो रखना ही है। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कुछ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, देखो क्या बोला गया, नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्लैक कैन बी अरेंज्ड सच डैट नो लेटर्स इज इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। सिंपल है, देखो B L A C K। अब मुझे पता है B का ओरिजिनल पोजीशन पहला वाला है, L का दूसरा वाला, A का तीसरा वाला, C का चौथा वाला, K का पांचवा वाला। ओके, इन्होंने बोला कि ब्लैक के लेटर्स को इस तरीके से अरेंज करो ताकि कोई भी अपने ओरिजिनल प्लेस पे ना रहे। जैसे ही ये वाला लाइन आ जाता है कि अरेंज करो इस टाइप से ताकि कोई भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डीरेंजमेंट का। तो बेसिकली हमें कितने ऑब्जेक्ट्स का डीरेंजमेंट करना है, 5 ऑब्जेक्ट का। तो वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा, D5, और D5 का वैल्यू आएगा 44। ओके, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेसिक, फिर से बोला गया देयर आर 5 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, 5 कलर, 5 कलर्स का बॉल ले लिया। फाइंड द नंबर ऑफ वेज एंड बॉक्सेस ऑफ द सेम 5 कलर। ओके, सारे बॉक्सेस भी सेम है, कोई बात नहीं, ले लिया। अच्छा, 5 बॉल्स हैं, 5 बॉक्सेस हैं। बोला गया है इनको एक हर बॉल को एक बॉक्स में रखो। द नंबर ऑफ वेज इन विच दिच 5 बॉल्स कैन बी केप्ट इन 5 बॉक्सेस, 1 इन ईच। सारे बॉल्स और सारे बॉक्स में, हर बॉक्स में एक बॉल होने चाहिए बस। सच डैट नो बॉल्स विल बी इन द बॉक्स ऑफ इट्स ऑन कलर। जैसे ही ये वाला लाइन पढ़ा हमें तुरंत आंसर क्लियर हो गया कि अच्छा इसने क्या पूछा है कि 5 बॉल को डिरेंज कर दो। 5 बॉल को डिरेंज करने का तरीका कितना, अगेन D5, और D5 आंसर कितना आएगा, 44। ओके, सिंपल। चलो थर्ड वन इज, बोला गया एक सेट है A, x1 x2 x3 x4 x5, इतने एलिमेंट्स हैं। एक सेट है B, y1 y2 y3 y4 y5। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैपिंग करेंगे अगर फंक्शन का, A अगर ये है और B अगर ये है, इसमें एलिमेंट्स x1 x2 x3 x4 x5, और इसमें एलिमेंट है y1 y2 y3 y4 y5। 1 on 1 का मतलब क्या होगा, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, ऐसा कुछ सीन है। ओके, तो बोला गया कितने ऐसे फंक्शन डिफाइन होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच डैट, एक कंडीशन दे दिया, एफ ऑफ एक्स आई इज नॉट इक्वल टू वाई आई। वाह, ये कंडीशन क्या बोला कि इनपुट अगर x1 है तो आउटपुट y1 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इनपुट अगर x2 है तो आउटपुट y2 नहीं होना चाहिए। इनपुट अगर x3 है तो आउटपुट y3 नहीं होना चाहिए। इसी टाइप से इनपुट अगर x5 है तो आउटपुट y5 नहीं होना चाहिए। ओके, इस चीज़ को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या करना है, बोला गया डीरेंजमेंट। बेसिकली इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करो 1 to 1 ताकि कोई भी अपने पोजीशन पे ना जाए। ओके, तो सिंपल है, 5 ऑब्जेक्ट्स को मुझे डिरेंज कर देना है। आंसर फिर से कितना आ जाएगा, D5। ओके, हमने 3 क्वेश्चन किया, तीनों का आंसर क्या आया, D5 आया। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है f(a)(a) बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब ऑटोमेटिकली क्या होता है, 1 1 एंड ऑन 2। 1 1 एंड ऑन 2 का मतलब क्या है कि बेसिकली सारे एलिमेंट्स किसी न किसी से रिलेटेड है और एक एक करके रिलेटेड है। इन्वर्टिबल का मतलब होता है 1 1 एंड
ऑन टू, दोनों है फंक्शन, दैट इज़ बाइजेक्टिव। इसका मतलब होता है सारे ऑब्जेक्ट, सारे इनपुट्स रिलेटेड हैं किसी ना किसी से और एक एक करके रिलेटेड है। और ये जो फंक्शन इस बार डिफाइन किया गया है ए से ए में ही डिफाइन किया गया है, मतलब एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6 का, दूसरा सेट भी सेम टू सेम 3 4 5 6 का। बोला गया द नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन इन विच एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हैव सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है? सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है, जब इनपुट डाला x1 1 तो आउटपुट भी 1 आ गया, जब इनपुट डाला 2 तो आउटपुट भी 2 आ गया, इनपुट डाला 3 तो आउटपुट आ गया 3, इनपुट डाला 4 आउटपुट आ गया 4, इस टाइप से। इसको बोलते हैं सेल्फ इमेज, मतलब 1 का इमेज 1, 2 का आउटपुट 2, 3 का आउटपुट 3। तो बोला गया है कम से कम 3 सेल्फ इमेज होने चाहिए। ओके, जब कम से कम 3 सेल्फ इमेज होने चाहिए तो मतलब उन्होंने मिनिमम वेरिएबल लगाया है कि कम से कम 3 सेल्फ इमेज होने चाहिए। तो केसेस बनाएंगे हम लोग। केसेस कैसे बनाएंगे? मैं बोलूँगा हो सकता है एग्जैक्टली 3 सेल्फ इमेज हो, या फिर 4 सेल्फ इमेज हो, या फिर 5 सेल्फ इमेज हो, या फिर 6 सेल्फ इमेज हो। ओके, अब एग्जैक्टली 3 सेल्फ इमेज है, मतलब कोई भी 3 एलिमेंट खुद से रिलेटेड है एक्चुअल में, ठीक है। तो अब कौन सा 3 एलिमेंट रिलेटेड है वो फिक्स नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले कोई भी 3 सेलेक्ट करो। मेरे पास टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें से मैंने क्या किया, कोई भी 3 सेलेक्ट किया। ओके, उनको खुद से रिलेट कर दिया। सपोज 1 2 3 सेलेक्ट हो गया और ये रिलेट हो गया 1 2 3 से। ओके, अभी जो बाकी के 3 ऑब्जेक्ट है उनका क्या करना है, उनको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली डिरेंज कर दो। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, D3 प्लस 4 सेल्फ इमेज है। 4 सेल्फ इमेज है तो फिर से मैं क्या करूँगा, काउंट करो, 6 में से कोई भी 4 को सेलेक्ट करो, उनका सेल्फ इमेज दे दो, मतलब मान लो 4 भी ऐड हो गया। अब बाकी के 2 का क्या करना है, सेल्फ इमेज नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली डिरेंज कर दो। तो 2 को डिरेंज करने का D2 प्लस 5 सेल्फ इमेज है तो मैं क्या बोलूँगा, 6 में से किसी 5 को सेलेक्ट करो, सेल्फ इमेज दे दो। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, D1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी डिरेंज नहीं होने वाला है। और 6 सेल्फ इमेज है तो डिरेंज फिर से नहीं होने वाला। 6 सेल्फ इमेज है तो 6 में से 6 को डाल दो अपने जगह पे, डिरेंजमेंट D0 हो गया। D0 जब निकालोगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 63 इंटू D3। D3 का वैल्यू हमने याद किया है 2, प्लस 64 इंटू D2। D2 का वैल्यू हमने याद किया 1, बाकी 0 0। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 5 एक नंबर है, सच दैट एटलीस्ट 3 डिजिट्स विल नॉट कम इन इट्स पोजीशन। ओके, इन्होंने बोला है कम से कम 3 को डिरेंज करना है, कम से कम 3 को डिरेंज करना है। तो मैं ऐसे करूँगा, एग्जैक्टली में कन्वर्ट करूँगा। मान लो एग्जैक्टली 3 डिजिट नॉट कम इन पोजीशन, या फिर 4 डिजिट, या फिर 5 डिजिट। इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैंने बोला एग्जैक्टली 3 डिजिट अपने पोजीशन पे नहीं आया तो मुझे ऑप्शंस लेना पड़ेगा कि कौन सा 3। तो मैं क्या बोलूँगा, 5 में से कोई भी 3 सेलेक्ट किया वो अपने प्लेस पे नहीं जाने वाला। 5 में से कोई 3 सेलेक्ट किया वो अपने प्लेस पे नहीं जाने वाला है, बाकी 2 अपने प्लेस पे मतलब जाने वाला है। तो बेसिकली हम लोग उल्टा भी चल सकते हैं, 2 अपने प्लेस पे जाने वाला है और 3 अपने प्लेस पे नहीं जाने वाला है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पहले क्या करो, 5 में से किसी 2 को सेलेक्ट कर लो, उसको अपने प्लेस पे भेज दो, 3 को डिरेंज कर दो। अच्छा, इससे पहले जो लिखा था मैंने वो गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तुम क्या करो, 5 में से 3 सेलेक्ट कर दो, उन तीनों को डिरेंज कर दो, बाकी 2 को अपने जगह भेज दो, उसका एक ही तरीका। तो दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ था, ठीक है। प्लस 4 डिजिट को अपने प्लेस पे
नहीं भेजना है, मतलब एक ही डिजिट को अपने प्लेस पे भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, 5 में से किसी एक को सेलेक्ट करके उसको अपने प्लेस पे भेज दूंगा, बाकी 4 को क्या करूँगा, डीरेंज कर दूंगा। 5 में से पाँचों डिजिट अपने प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, मतलब D5। सबका वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। चलो ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था, डीरेंजमेंट का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। 6 कार्ड एंड 6 इन्वेलप, 6 कार्ड है अपने पास, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5, कार्ड 6, और इन्वेलप भी है 6, E1, E2, E3, E4, E5, E6। बोला गया सबका नंबर है 1 2 3 4 5 6, ऑटोमेटिकली मैंने नंबर कर दिया सेम। कार्ड्स आर टू बी प्लेस्ड इन द इन्वेलप सो डैट ईच इन्वेलप कंटेंट्स एग्जैक्टली 1 कार्ड, मतलब एक कार्ड में, एक इन्वेलप में एक ही कार्ड होने वाला है। 9, ये लाइन पढ़ना, नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द इन्वेलप बियरिंग द सेम नंबर। अच्छा, इस लाइन को पढ़ के हमारा तुरंत आंसर क्या आ जाना चाहिए कि ये तो क्वेश्चन किससे आ गया, डीरेंजमेंट से आ गया, कोई भी कार्ड अपने प्लेस पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मोर ओवर एक कंडीशन दे दिया इसने कि द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द इन्वेलप नंबर 2। अच्छा, कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द इन्वेलप 2, मतलब ये वाला चीज़ उसने फिक्स कर दिया, कोई भी अपने प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, और साथ में कार्ड नंबर 1 हमेशा किधर जाएगा, इन्वेलप 2 में जाएगा। इसको मैं 2 मेथड से करूँगा, देखो ध्यान से। सबसे पहला मेथड तो ऐसे सोच सकते हैं, अगर कार्ड नंबर 1 गया इन्वेलप नंबर 2 में, तो मेरे पास एक्चुअल में रास्ता ब्लॉक किसका हुआ, कार्ड नंबर 2 का। मैं बोलूँगा हो सकता है या तो कार्ड नंबर इन्वेलप 1 में चले जाए और बाकी के 4 ये खुद में डिरेंज हो जाए। मैंने क्या बोला, कार्ड नंबर 1 अगर E2 में गया है तो कार्ड नंबर 2 हो सकता है E1 में चले जाए और बाकी के ये चारों डिरेंज हो जाए खुद में, या फिर पॉसिबिलिटी ये है कि कार्ड नंबर 2 E1 में ना जाके कहीं और जाए, उसका मतलब ये पांचों डिरेंज हो जाए खुद में। देखो क्या बोला मैंने, तो मैंने बोला केस 1 व्हेन C2 गोज़ इनटू E1। अच्छा, जब C2 E1 में चला गया तो C2 E1 में जाके फिक्स हो गया, हमें अब क्या करना होगा, इन चारों को डिरेंज करना होगा। तो इस टाइम पे आंसर कितना आने वाला है, D4, और D4 का वैल्यू कितना आता है, 9, हमें पता है। केस 2 में क्या बोला गया, व्हेन C2 इज़ नॉट इनटू E1। इस टाइम पे सोचो, अगर C2 E1 पे नहीं है तो इसके जस्ट पहले वाले केस में हमने एज्यूम क्या किया, C2 E1 में चले जाए, ये इसमें ना जाए, ये इसमें ना जाए, ये इसमें ना जाए, ये इसमें ना जाए, ठीक है। और मैंने एक सेकंड केस में ये भी एज्यूम किया कि ये भी इसमें ना जाए। तो बेसिकली अब हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि C2 का ओरिजिनल प्लेस E1 था केस 1 के हिसाब से, लेकिन अब केस 2 के हिसाब से C2 E1 में नहीं जाना चाहिए। C2 का ओरिजिनल प्लेस E1 था, लेकिन C2 E1 में नहीं जाना चाहिए, और बाकी के 4 तो खुद में नहीं जाना ही चाहिए। तो मैं बोलूँगा बेसिकली क्या हुआ, ये पांचों को डीरेंज कर दो। तो इस टाइम पे क्या आ जाएगा, D5, जिसका वैल्यू आता है 44। ओके, तो फाइनल आंसर इज 9 + 44 63 आई गेस। ओके सॉरी 53। हाँ, दूसरा मेथड में क्या बोलने वाला था, दूसरा मेथड ऐसे कर सकते हैं, रुको एक सेकेंड। दूसरा मेथड ऐसे सोच सकते थे कि कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5, कार्ड 6, E1, E2, E3, E4, E5, E6 है अपने पास, ठीक है। बेसिकली जब डिरेंजमेंट होगा 6 चीज़ों का जो डिरेंजमेंट होगा तो वो टोटल आता है 265, ठीक है। D6 का वैल्यू 265 है, वी कैन सी D6 का वैल्यू इज़ 265, ओके। लेकिन जब डिरेंजमेंट होगा तो होगा क्या, सीन क्या बनेगा, सीन ये बनेगा, कंडीशन किस पे लगाया गया है, कार्ड 1 पे बस, तो सिर्फ कार्ड 1 के हिसाब से सोचते हैं। डिरेंजमेंट जब कार्ड 1 का होगा तो कार्ड 1 अपने E1 में छोड़ के या तो E2 में जाएगा, या तो E3 में जाएगा, या तो E4 में जाएगा,
या तो E5 में जाने वाला है या तो E6 में जाने वाला है। अच्छा, C1 के पास एक्चुअल में कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं जाने के लिए, लेकिन और ये 5 ऑप्शंस का डिरेंजमेंट मिला के टोटल आंसर कितना आया हमारा? 265। जब टोटल डिरेंजमेंट 6 का होगा, 6 के 6 लोगों का डिरेंजमेंट होगा, इनका डिरेंजमेंट तो होना ही है, साथ में C1 पे कंडीशन था, तो जब 6 लोगों का डिरेंजमेंट होगा तो वेज आएगा, नंबर ऑफ वेज 265। लेकिन जब C1 डिरेंज होगा तो मैंने बोला कि C1 के पास कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो या तो वो E2 के पास जाएगा, या तो E3, या तो E4, या तो E5, या तो E6। अगर E2 के पास जाने वाले टोटल x नंबर ऑफ केसेस होंगे तो एग्जैक्टली x नंबर ऑफ केसेस E3 के पास जाने वाले भी होंगे, एग्जैक्टली x नंबर ऑफ केसेस E4 के पास भी होंगे, और x नंबर ऑफ केसेस E5 एंड E6 के पास भी होंगे। ठीक है, मतलब C1 जब E2 के पास गया होगा तो टोटल नंबर ऑफ केसेस मान लो x आया, C1 जब E3 के पास गया तो x आया, C1 जब E4 के पास गया तो x आया, ऐसे ही सारे x होंगे। लेकिन हमें सिर्फ वो वाला केस निकालना है जब C1 किसके पास गया था? E2 के पास। ओके, तो हमें सिर्फ ये वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो मुझे पता है कि 5x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 265। तो x का वैल्यू कितना आने वाला है? 260/5/5। तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा? 53। ओके, तो ये था मेथड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। बोला गया लेट देयर आर एन एड्रेस्ड इन्वेलप, ये भी बच्चा वाला है ना, एन एड्रेस इन्वेलप है, एन करस्पॉन्डिंग लेटर्स है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग द लेटर्स इन द इन्वेलप, वन इन ईच, एक एक करके रखना है सबको, सच दैट नो लेटर्स गोज इन टू इट्स ओरिजिनल इन्वेलप। ये तो डायरेक्टली पूछ दिया, एन को डिरेंज करो तो आंसर होने वाला है DN, और DN कितना आता है? n फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक बार फार्मूला याद आ जाए फिर से, -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस -1 टू द पावर n इंटू 1/n फैक्टोरियल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर प्लेस्ड करेक्टली। सिंपल है, n में से कोई भी 2 लेटर को सेलेक्ट किया, उसको करेक्टली प्लेस कर दिया, बाकी को क्या कर दिया? डिरेंज कर दिया n-2 को। सिंपल। एग्जैक्टली 5 लेटर्स आर रॉन्गली प्लेस्ड, उल्टा बोल दिया इस बार, 5 लेटर ही सिर्फ रॉन्गली प्लेस्ड हैं, मतलब D5 किया गया है, बाकी के n-5 जो लेटर्स हैं वो अपने प्लेस पे हैं। तो मैं क्या करूँगा, n में से कोई भी n-5 लेटर सेलेक्ट करके उनको अपने प्लेस पे रख दूंगा और D5 कर दूंगा। कोई ऐसे भी सोच सकता है मैं n में से कोई 5 लेटर को सेलेक्ट करके उनको डिरेंज कर दूंगा, बाकी सबको अपने प्लेस पे रख दूंगा, एक ही तरीका। ठीक है, लास्ट, एग्जैक्टली 1 लेटर गोज टू रॉन्ग इन्वेलप। ये तो क्वेश्चन ही चल दी है, कभी ऐसा हो सकता है क्या? बोलेंगे नो, नेवर। एग्जैक्टली 1 लेटर गोज टू रॉन्ग इन्वेलप, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाकी सारे अपने अगर सही जगह पे चले गए हैं तो ये जो बचा हुआ इसको अपने सही जगह पे ही जाना पड़ेगा, तो ऐसे एक भी केसेस नहीं आएंगे, 0 केसेस। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया ओवर द एंड।